लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर पर 9 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आज के दिन में याद करना चाहिए, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की अनूठी विशेषता थी। नंबर 1, वो भारत के किसान आंदोलन के जनक नहीं थे। उनके पैदा होने के पहले अनगिनत किसान आंदोलन हमारे देश में हुए, आदिवासियों की बगावतें हुई हैं, बिहार के किसानों के अलग अलग सवाल को लेकर जमींदारी के खिलाफ संघर्ष हुए हैं। उस वक्त जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं। और अगर हम दक्षिण की ओर निगाह डालते हैं बिंद के नीचे, तो वहाँ भी बहुत सारे किसान संघर्ष हुए हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। लगभग 800 के आसपास आदिवासी विद्रोहों को तो अयोध्या सिंह जी ने संकलित किया है। और हम अगर उस किसान आंदोलन की गहराई में अगर हम जाते हैं तो बहुत बुनियादी सवालों के लेकर लड़ाई चली है। स्वामी जी उसके जनक नहीं हैं, लेकिन स्वामी जी का जो बड़ा योगदान है, जो असाधारण योगदान है, वो ये कि उन्होंने कहा कि ये जितने भी आंदोलन हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, उन्होंने अपने वक्त की तात्कालिक लड़ाइयों को भी देखा। 3 बड़े आंदोलन उस दौरान हुए थे। एक खेड़ा की लड़ाई हुई थी जिसकी अगुवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। एक चंपारण की लड़ाई हुई थी जिसकी अगुवाई स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। उसी के साथ साथ यूनाइटेड प्रोविंस में भी कुछ किसान आंदोलन चल रहे थे जिनका नेतृत्व नेहरू ने जाकर किया था। उन्होंने उन आदिकालीन किसान आंदोलनों से लेकर इन ताज़े किसान आंदोलनों तक चर्चा करने के बाद बताया कि ये आंदोलन बहुत शानदार है, लेकिन इनकी कमजोरी है कि ये बिखरे हुए हैं, ये संगठित नहीं है। और अगर कोई किसान आंदोलन संगठित नहीं होगा तो वो उस लॉजिकल कंक्लूजन पर, उस तार्किक मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। और उन्होंने जो सबसे बड़ा योगदान दिया है इस किसान आंदोलन की परंपरा में ये, और वो योगदान ये था कि उन्होंने कहा किसान आंदोलन को संगठित होना चाहिए। उन्होंने पहले बिहार प्रदेश किसान सभा बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने वो उस पूरी राष्ट्रीय कार्रवाई के हिस्से बने जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा का जन्म 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। और उसके बाद उसका आंदोलन का, उसकी किसान सभा की शाखाओं का ढांचा, उसको एक लोकतांत्रिक संगठन बनाने में और पूरे देश के किसानों का एक सर्व स्वीकार्य संगठन बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, बहुत बड़ा योगदान रहा। तो एक मामले में भले वो जनक नहीं थे, लेकिन दरअसल उसके निर्माता वही थे। उन्होंने उस बिखरे हुए आंदोलनों को जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने जो लिखा है कि किसान सभा कैसी होनी चाहिए, उसमें वो जिन 4 बातों पर जोर देते हैं वो भी बहुत मार्के की बात है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि किसान सभा किसानों की होनी चाहिए, नेताओं की नहीं, इसलिए उसकी सदस्यता हर जिले में लाखों में होनी चाहिए। उसके बाद वो इस बात पर जोर देते हैं कि किसान सभा केवल उन लाखों की सदस्यता का समावेश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से भी जो नेतृत्वकारी लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं सूत्र मतलब चिन्हांकित करके, आइडेंटिफाई करके उनकी भूमिका भी तय करनी चाहिए। तो दूसरा काम वो बताते हैं कि किसान सेवक दल बनना चाहिए। तीसरा काम वो ये बताते हैं कि किसान का अपना कोष होना चाहिए ताकि आंदोलनों के दौरान, संघर्षों के दौरान उसके पास पैसे की कमी नहीं हो। और चौथा काम जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो इन तीनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और वो ये कि उनका ये कहना था कि किसानों को वैचारिक रूप से सूचना के माध्यम में, जानकारियों के मामले में समृद्ध होना चाहिए। और इसीलिए उस ज़माने में वो जो अखबार निकाला करते थे जिसका नाम था जनता, उन्होंने कहा कि इस जनता को भी गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, इस जनता साप्ताहिक अखबार को भी गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। तो उन्होंने इस देश की सैकड़ों वर्ष पुरानी किसान आंदोलनों की परंपराओं को एक मजबूत किले की शक्ल दी और इतना मजबूत किला बनाया कि आज तक वो लगातार जारी है और आने वाले कुछ वर्षों के बाद उसकी 100 साल पूरे होने वाली है। और वो केवल स्मारक के रूप में जारी नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने देखा 13 महीने 18 दिन के किसान आंदोलन के रूप में, वो किसान आंदोलनों की अगुवाई के रूप में भी जारी है। एक बड़ा योगदान उनका ये था। दूसरा बड़ा काम, बड़ी विशेषता जो स्वामी जी की वो ये थी कि उन्होंने किसान आंदोलन की समझ उनकी बहुत स्पष्ट थी और ये इवोल्यूशन हुआ था उनका, ये उनका विकास हुआ था। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि शुरू में उन्होंने जो किसानों के संगठन तैयार किए, उनका काम हुआ करता था कि जमींदारों और किसानों के बीच में बैठकर मध्यस्थता करना, सुलह करना, काउंसलिंग करना, और उसके ज़रिए ज़मींदारों के दिल को थोड़ा सा पसीज जाएगा, उसके बाद वो कुछ राहत दे देंगे, इस तरीके की कोशिश करना। लेकिन अपने अनुभव से वो इस बात को समझ गए उन कामों को करते करते
और एक टर्निंग पॉइंट था उनका जब गया के किसानों की बहुत ख़राब हालत हुई और उन्होंने एक वातावरण बनाया, जिस वातावरण के बाद उनकी जो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की अगुवाई में और श्रीकृष्ण जी के नेतृत्व में एक टीम गई वहाँ पर गया के किसानों के बारे में जानकारी करने के लिए कि उनकी दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, और वो टीम लौट कर आई तो उसने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। उसके बाद जब स्वामी जी खुद अपना दल लेकर गए हैं और 10-10 मील तक एक दिन में अलग अलग गांव में घूम घूम कर उन्होंने पूरे 15-20 दिन रहकर वहाँ पर जो रिपोर्ट तैयार की है, वो उनकी जीवन के अनुभव का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि नहीं, जमींदारों और किसानों के बीच में बातचीत करा के कोई समाधान नहीं निकल सकता। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जमींदारी से ज़्यादा फालतू की चीज़ और कोई नहीं है। ये निरर्थक किस्म के लोग हैं। जमींदारी के बिना काम चल सकता है लेकिन किसानों के बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए जमींदारी का खात्मा ही होना चाहिए, जमींदारी का उन्मूलन ही होना चाहिए। इनके साथ मिलकर बैठकर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की जा सकती। और ये जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो किताब पढ़ने के अलावा ज़मीन के यथार्थ को पढ़ने के बाद निकाला। ध्यान दीजिए, अभी भी वो गांधी जी के साथ हैं। जब 1920 में वो गांधी जी से मिलकर आते हैं तो वो प्रभावित होते हैं और गांधी जी के साथ की धारा में शामिल होते हैं। लेकिन 1933 में जब वो गया को विजिट करके आते हैं, उसके बाद 1934 में जब वो महात्मा गांधी जी से जाकर मिलते हैं तो उनका मोह भंग हो जाता है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का नेतृत्व जमींदारों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। वो जमींदारी प्रथा के खात्मे के लिए तैयार नहीं है और वो ये मानते हैं कि इस देश में किसानों की मुक्ति अगर कराना है तो जमींदारी को ख़त्म करना ही पड़ेगा और जमींदारी को ख़त्म करना पड़ेगा। उस खात्मे की समझ भी उनकी अच्छी है। वो जो 7-8 चीज़ें गिनाते हैं कि जमींदारी के खात्मे के लिए क्या करना चाहिए, तो वो जमींदारी के बारे में पहली बात तो ये कहते हैं कि बिना किसी मुआवजे के इनकी ज़मीनें ली जानी चाहिए। एक लेख में वो बहुत ही रोचक तरीके से ये बात करते हैं कि इनको देना तो दूर की बात है, ये जोड़ लगाया जाना चाहिए कि पिछले 30 वर्षों में इन्होंने किसानों से कितना लूटा है उसकी वसूली अलग से की जानी चाहिए और इनकी ज़मीन जब्त की जानी चाहिए। और केवल वो यहीं तक नहीं रुकते बल्कि वो ये कहते हैं कि कानून में परिवर्तन होना चाहिए और 3 तरीके के नए कानून बनना चाहिए। पहला, बंटवारे का कानून क्या होगा, उत्तराधिकार का कानून क्या होगा, और तीसरा कानून बनना चाहिए कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा लैंड होल्डिंग किसी के पास नहीं होगी, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होगी। तो वो जमींदारी से न केवल विमुख हुए, न केवल उनका मोह भंग हुआ, बल्कि जमींदारी के खात्मे के लिए भी वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए। और जैसा कि स्वामी सहजानंद जी के साथ खास बात है कि वो तात्कालिक फौरी समाधान भी लेकर आते हैं और दूरगामी समाधान भी लेकर आते हैं। वो फौरी समाधान लेकर आए कि ये 3 काम किए जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद वो दूरगामी समाधान भी लेकर आए, क्योंकि एक किसान नेता के नाते हम भी जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि ज़मीन नहीं बढ़ती है, परिवार बढ़ता है। उनका एक समाधान ये भी था कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के बाद 4 काम और किए जाने चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र की आधी आबादी को खेती को छोड़कर दूसरे काम धंधों में लगाया जाना चाहिए और उसके लिए उस तरीके के दूसरे काम धंधे पैदा भी किए जाने चाहिए और ये काम सरकारों का होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो खेती है उस खेती में भी उसको समुन्नत कृषि के रूप में विकसित करने के लिए, उसका साइंटिफिक डेवलपमेंट करने के लिए ज़मीन का विकास, बीज का विकास, खाद का विकास, सिंचाई का विकास, इन सारी परियोजनाओं का विकास करने के लिए भी एक बड़ी योजना होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आती है कर्जे की। सरकार की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे किसानों को खेती के लिए 2 तरीके के कर दिए जाए, खेती और घर के काम के लिए 2 तरीके के कर दिए जाए। एक कर्ज जो फौरी तौर पर चाहिए, एक फसल तक के लिए चाहिए, और एक कर्ज दिया जाना चाहिए दीर्घ अवधि का कर्ज, ताकि वो 15 साल में 20 साल में उसको चुका सकें। इस तरीके से उनका ये मानना था कि जमींदारी के ख़त्म होने के बाद न केवल खेती के विकास में मदद मिलेगी, बल्कि उन ग्रामीण आबादी को अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने आप को एस्टेब्लिश करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये उनकी एक योजना थी जो भारतीय ग्रामीण समाज के संबंध में उनकी वैज्ञानिक समझदारी का परिचय है। तीसरी बात, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक समझ के मामले में वो बिल्कुल भी अपरिपक्व नहीं थे, बहुत परिपक्व राजनीतिक समझ थी।
वो गांधी से लड़ के आए हैं जमींदारी के सवाल को लेकर। वो ये मानते हैं, अपने लेखों में भी लिख रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व जमींदारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास भी कुछ महानुभाव जमींदार टाइप के लोग हैं जो गांव में अत्याचार करते हैं लेकिन सभा में आके बड़ा जोरदार भाषण देते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये मानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस का साथ देना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस हमारे वर्ग का संगठन नहीं है। उनका वर्ग के संबंध में भी स्पष्टता काफ़ी ठीक ठाक है। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है जिसमें तमाम सारे वर्गों के लोग शामिल हैं। आज़ादी की लड़ाई के लिए हमें कांग्रेस का साथ देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मेहनतकश जनता के अपने वर्गीय संगठन भी होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद कैसी सरकार बनेगी ये फैसला लेने का काम केवल इन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता, उसके लिए वर्गीय संगठनों का भी काम होगा। बल्कि एक जगह पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसान सब कांग्रेस का एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना। किसान सभा के दो लक्ष्य हैं। किसान सभा का फौरी और तात्कालिक लक्ष्य ये है कि अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना, और दूरगामी लक्ष्य है कि किसान और मजदूर के राज को कायम करना। तो वो उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक कार्यनीति को भी ठीक करते हैं। इस मामले में वो जितने स्पष्ट हैं उस वक्त की राजनीति में, जिनके दफ्तर में हम लोग बैठे हुए हैं, इस धारा को छोड़कर और बड़ी किसी भी धारा का कोई ऐसा नेता नहीं था जो आने वाले समय के बारे में आज़ादी के मामले में भी इतना ज़्यादा स्पष्ट हो। चौथी बात जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो दंडी स्वामी थे। वो आध्यात्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, और ये आध्यात्म और ईश्वर में से विश्वास उनका आखिर तक भी ख़त्म नहीं हुआ है, आखिर तक रहा है उनका। वो इस कदर विश्वास रखते थे कि उन्होंने गीता में भी साम्यवाद की खोज की, और जब जेल में वो गीता का दर्शन उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं ना पुनर्व्याख्यायित किया, उस वक्त उन्होंने उसमें ये बताया कि इसमें किस तरीके की साम्यवाद की कल्पना है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद भी वो एक मामले में स्पष्ट थे। वो ये कहते थे कि धर्म और ईश्वर अगर रोटी रोजी और ज़मीन की लड़ाई में बाधक बनता है तो इस देश की मेहनतकश जनता उसको भी बेदर्दी के साथ कुचलते हुए आगे बढ़ेगी। धर्म एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, धर्म को कभी भी शोषण के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर वो खड़ा होता है तो उसको कुचलते हुए चले जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। ये एक स्वामी की, एक आध्यात्मवादी की व्यावहारिक अनुभव के साथ हासिल की गई चेतना है, जिसमें वो ये मानते हैं कि शोषक वर्ग धर्म और ईश्वर को भी अपने शोषण की आड़ के रूप में या ढाल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। पांचवी चीज़ ये कि वो बिहार में हैं, हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, और उस वक्त संवाद के इस तरीके के साधन भी नहीं है कि आपने बटन दबाया और आपको ये मालूम पड़ गया कि मॉस्को में क्या चल रहा है, ब्राज़ील में क्या चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चेतना का स्तर काफ़ी ऊंचा है, और न केवल ऊंचा है, न केवल जानकारियाँ अपडेट है, बल्कि उन्होंने वो जानकारियाँ अपडेट की है। हम जब उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि फ्रांस के किसान आंदोलन के बारे में, ब्राज़ील के किसान आंदोलन के बारे में, जिसे उस वक्त अंधेरे का महाद्वीप कहा जाता था, ऐसे तमाम सारे दुनिया के किसान आंदोलनों के बारे में उनका अध्ययन बहुत परिपक्व है। और न केवल वो अध्ययन परिपक्व है, बल्कि वो इस मामले में भी पूरी तरीके से कन्विंस है। जैसे किसान आंदोलन के, हिंदुस्तान के किसान आंदोलन के बारे में जिक्र करते हुए वो ये कहते हैं कि यहाँ किसान आंदोलन को रूस के किसानों के आंदोलन के रास्ते से सीखना होगा, असली समाधान तभी निकलेगा। यहाँ के वो किसानों से आह्वान करते हैं, तब माओ सेतुंग के नेतृत्व में वो लॉन्ग मार्च चल रहा था। यहाँ के किसानों से वो आह्वान करते हैं कि हमें चीन के किसानों के प्रति एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने देश में वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो देर सवेर हमें भारत में लड़नी है। और यहीं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो जो फासिज्म की खतरा पैदा हुआ था खासतौर से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उस मामले में भी उनकी स्पष्टता गजब की है। वो सुभाष चंद्र बोस के मित्र हैं, अनुयायी हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो सुभाष बाबू की इस बात को कल्पना मानते हैं, गलत मानते हैं कि जर्मनी और जापान के साथ मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जा सकता है। वो उस ज़माने में सुभाष बाबू को काउंटर करते हुए दो बातें बोलते हैं। पहली बात तो ये बोलते हैं कि ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, ये नेतृत्व विहीन आंदोलन है, ये हमें किसी मुकाम पर नहीं पहुंचाने वाला, नंबर एक। और नंबर दो ये कि इस वक्त फासिज्म की हार के बाद ही
भारत जैसे देशों के साम्राज्यवाद से आज़ाद होने की संभावनाएं पैदा होंगी। इसलिए पहली ज़रूरत ये है कि हमें फासिज्म के खिलाफ पूरे देश की जनता को लामबंद करना चाहिए। और उसी दौरान वो ये आह्वान भी करते हैं कि हमें रूस भारत मित्र मंडलियाँ भी पूरे देश भर में बनानी चाहिए, ताकि रूस की जनता हिटलर के फासिज्म के खिलाफ जो संघर्ष कर रही है उसके साथ हमारी एकजुटता हो सके। एक विवाद चला था अभी जब हम लोग किसान आंदोलन में वहाँ पर थे दिल्ली में, तो बहुत सारे संगठनों ने ये सवाल उठाया कि ये आप किसान सभा का झंडा आपका लाल है, उस पर हंसिया हथौड़ा भी बना हुआ है, ये तो एक राजनीतिक पार्टी का झंडा है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमने उनको ये समझाया कि ये राजनीतिक पार्टियां और चुनाव शुरू होने के पहले से इस देश के किसानों का झंडा है। और उस वक्त जब हमने इतिहास की पड़ताल की और एक छोटी सी किताब हम लोगों ने किसान सभा की ओर से लिख के बताई, तब हमने ये बताया कि इस झंडे को बनाने वाले कम्युनिस्ट नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, आचार्य नरेंद्र थे, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे। ये तमाम सारे लोग उस वक्त किसान सभा के नेतृत्व में थे और उनके नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने इसके खिलाफ बाकायदा डिबेट की। और उन्होंने कहा कि ये समय ऐसा है जब अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बिना कोई भी आंदोलन जिंदा नहीं रह सकता, और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय समय है तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी होनी चाहिए। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है, लेकिन लाल झंडा और हंसिया हथौड़ा हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि किसी एक देश का मजदूर या किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता पूरी दुनिया भर के पैमाने पर। जब सारी दुनिया के मजदूर किसान एकजुट होकर एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखते हुए, बहनापा रखते हुए अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे, तभी वो उस लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए लाल झंडा और हंसिया हथौड़ा हमारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की पहचान है। और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि ये विदेशी है और देशी है, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय होने में और राष्ट्रीय होने के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है। राष्ट्रीय होते होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय हुआ जा सकता है। और इस पर उन्होंने बड़ी चुटकी ली थी और उन्होंने कहा था कि जो लाल झंडे के खिलाफ अपनी छाती पीटते हुए घूमते हैं, वो रेलगाड़ी के बैठते वक्त नहीं कहते कि अंतर्राष्ट्रीय है, वो दवा लेते वक्त नहीं कहते कि अंतर्राष्ट्रीय है, वो टेलीफोन करते हुए, तार करते हुए कभी नहीं कहते कि अंतर्राष्ट्रीय है, वो विज्ञान की बाकी सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए भी कभी भी अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं करते। लेकिन जब लाल झंडे का सवाल आता है तो उनको अंतर्राष्ट्रीयता की याद आ जाती है। तो इस तरीके की व्यवस्थित समझदारी उनकी जो लाल झंडे के बारे में भी थी, वो भी एक विरली समझदारी है। और सातवीं बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे। बल्कि एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि वो आध्यात्मवाद में विश्वास करते रहे, दंडी स्वामी रहे आखिर तक। लेकिन इसके बाद भी साम्यवाद के बारे में उनकी बड़ी व्यवस्थित समझ थी। और साम्यवाद के बारे में उन्होंने न केवल साम्यवाद को डिफेंड किया, बल्कि उन्होंने कहा कि आगे आने वाली दुनिया का एकमात्र सच अगर कुछ है, एकमात्र वास्तविकता अगर कोई है तो वो है साम्यवाद। और उन्होंने कहा कि जब हम ख्याली साम्यवाद की बात करते हैं, आध्यात्मिक साम्यवाद की बात करते हैं, ये ख्याली साम्यवाद और आध्यात्मिक साम्यवाद क्या है? सारे लोग बराबर होने चाहिए, किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए, सारे मनुष्यता हमारी भाई है, पूरा वसुधैव कुटुंबकम है, ये तमाम सारी बातें सारे धर्म ग्रंथों में कही हैं। हर एक ने बहुत अच्छी अच्छी कामना की है। स्वामी जी ये कहते थे कि ये आध्यात्मिक साम्यवाद है, ख्याली साम्यवाद है। जब इसका हम प्रचार करते हैं तो जो वास्तविक समाजवाद है, जो भौतिक साम्यवाद है, उससे हम क्यों चिढ़ते हैं? उन्होंने एक और जोरदार बात कही थी और ये कहा, और गीता को कोट करते हुए कहा था कि गीता में ये अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, ये भी तो साम्यवाद की बात है, इनका प्रचार करोगे। लेकिन जब साम्यवाद भौतिक रूप में सामने आएगा तो चिढ़ोगे उससे, ये बात ठीक नहीं है। और उसकी की बात करते हुए फिर उन्होंने ये मतलब चुटकी भी ली कि ये जो साम्यवाद का विरोध करने वाले जो लोग हैं, वो साम्यवाद के प्रति चिढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके मन में असल में वो इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जो आध्यात्मिक और ख्याली साम्यवाद है, वो व्यक्ति को अकर्मण्य और डरपोक बनाता है। कुछ करना नहीं है, निखट्टू बने रहेंगे, सारे लोग बराबर होने चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए,
लेकिन ये जो भौतिक साम्यवाद है, ये भौतिक साम्यवाद व्यक्ति को बहादुर, निडर, साहसी और समूची मानवता के लिए कुर्बानी देने के लायक मादा पैदा करने वाला बनाता है। इसलिए उन्होंने कहा आखिर में कि यही साम्यवाद जो है वही वास्तविक है, वही मनुष्यता की रक्षा करने में कामयाब होगा। ये बात स्वामी सहजानंद सरस्वती कह रहे हैं, जो किसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से अध्ययन करते हुए अपने तजुर्बे के हिसाब से उस निष्कर्ष तक पहुँचे। और आखिरी बात जो आखिरी से पहले वाली 8 नंबर की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ईमानदारी की बात मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात मैंने आज आपके दफ्तर में ही बैठ के स्वामी जी की किताब में पढ़ी। ये वाला कोटेशन पहले मेरी नज़र में नहीं आया था। वो हिंसा और अहिंसा पर बहस कर रहे हैं। ये गांधी जी का दौर है, उस वक्त अहिंसा एक बड़ा ब्रांड है हमारे यहाँ। और हिंसा अहिंसा पे बातचीत करते हुए वो एक बात कहते हैं कि हिंसा किसी की इच्छा में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। हिंसा आमतौर से शोषक वर्ग थोपते हैं। जब उनके खिलाफ आंदोलन होते हैं और उनकी सत्ता के बदलने की नौबत आ जाती है तो वो अपने हिंसा के हथियार का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि शोषित वर्गों के पास अगर उस हिंसा का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, तैयारी नहीं है, तो उनके आंदोलन बच नहीं पाएंगे। इसलिए हिंसा का प्रतिरोध करना और उसके लिए ताकत जुटाना हिंसा नहीं है। ये एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से आए हुए स्वामी जी का निष्कर्ष है, जो दरअसल बहुत विकसित मार्क्सवादी चेतना वाले साथियों का भी निष्कर्ष है। तो एक तरीके से वो अपने इन सारी चीज़ों से निपटने के बाद, सारी चीज़ों से अनुभवों से गुजरने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे और अंततः उस निष्कर्ष पर पहुँचे थे जिस झंडे को उन्होंने 1936 में थामा था, उस झंडे को उस लॉजिकल मुकाम तक पहुँचना। आखिरी बात, 9वीं बात, आज़ादी के बाद की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। और उन्होंने ये कहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में जिस तरीके की नई तरीके की शक्तियाँ अनलीश हुई हैं, जिस तरीके की नई शक्तियाँ एकदम से उभर कर आ रही हैं और फैलने की कोशिश कर रही हैं, उससे लगता है कि इस देश को दाहिनी करवट पर सुलाने की कोशिश की जा रही है, दक्षिणपंथी दिशा में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और उस वक्त उन्होंने अपील की थी कि यह समय है जब सारी वामपंथी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए, सारे वामपंथी सोच वाले लोगों को एकजुट होना चाहिए। और उन्होंने केवल कहा नहीं था, बल्कि उन्होंने कलकत्ता में 300 साढ़े 300 व्यक्तियों, संगठनों और दलों की एक बैठक भी बुलाई थी। अपनी ओर से कोशिश भी की थी कि हमारे वामपंथ के बीच में एक लूज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने जाने के 1 साल पहले कही थी। तब जितनी प्रासंगिक थी, जितनी सामयिक थी, उससे ज़्यादा प्रासंगिक और सामयिक ये आज दक्षिणपंथी, आज न केवल दाहिनी करवट की ओर हमें लिटाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि दाहिनी करवट पर ले जाने वाले लोग दिल्ली में सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए। और वो इस देश में जितना भी सकारात्मक है, न केवल 1947 के बाद का, न केवल 1919 के बाद का, न केवल 1857 के बाद का, बल्कि उसके पहले का भी 2-2.5 हज़ार साल में भी जो सभ्यता, जो संस्कार, जो शिष्टाचार, जो इंसानियत इस मानव समाज ने जो धरती के इस हिस्से पर रहता है उसने सीखी है, वो उस सब को भी छीन लेना चाहते हैं। ऐसे दौर में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की ये बात बहुत मार्के की है कि उन सारे लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जो दाहिनी ओर करवट ले जाने की जो कोशिश है उसके साथ सहमत नहीं है। और यहीं पर मैं अपनी बात को इस टिप्पणी के साथ में ख़त्म करना चाहूँगा कि हमारे बिहार के किसान सभा के साथियों ने इस मामले में बहुत गंभीर कोशिश की है। बिहार की किसान सभा को इस बात का जिम्मा भी है, इसलिए नहीं कि स्वामी सहजानंद जी यहीं के थे, वो तो है ही, लेकिन इसलिए भी कि आज़ादी के बाद निरंतर भूमि के संघर्षों को किसी राज्य ने अगर छेड़ा है तो उन मजबूत वामपंथी राज्यों को छोड़ दिया जाए जिनके नसीब में वामपंथी सरकारें भी आ गई थी और उन सरकारों और प्रशासन की मदद से उन्होंने उस भूमि के बंटवारे के काम को किया। हालांकि कुर्बानियाँ वहाँ पर भी बहुत सारी हुई, लेकिन बिहार में बिना किसी ऐसी हमदर्द सरकार या प्रशासन के सैकड़ों साथियों को, मेरे ख्याल से एक ज़माने में आज से 4-5 साल पहले जब हमने गिनती की थी तो 56 के करीब शहीद थे यहाँ पर, अब उनकी संख्या बढ़ गई होगी,
ऐसे शहादत केवल इस ऑफिस में बैठने वाले संगठनों की थी, बाकी संगठनों की भी शहादतें होंगी। ये भूमि संघर्ष का वास्तविक कुरुक्षेत्र रहा है, जहाँ पर वो लड़ाई आज भी जारी है। और इसीलिए बहुत खुशी की बात है कि 24 तारीख को हमारे साथियों की पहल पर यहाँ एक व्यापकतम संभव एकता को बनाने की कोशिश की गई है। संयुक्त किसान मोर्चे बिहार का सम्मेलन किया गया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी सम्मेलन किया गया है और उसमें संकल्प लिए गए हैं। इन संकल्पों को लेकर हमारे साथी आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि देश के पैमाने पर हम लोगों ने तय किया है कि 13 महीने 18 दिन के दिल्ली के घेराव के बाद ये आंदोलन अगले चरण में प्रवेश कर रहा है और अगले चरण की शुरुआत ऐसे सम्मेलनों के जरिए जो 24 जुलाई को यहाँ पर हुए हैं, जो 24 जून को यहाँ पर हुए हैं, उसके बाद पूरे जुलाई में पदयात्राओं के जरिए जत्थों के माध्यम से, और उसके बाद 9 अगस्त के दिन कॉरपोरेट कंपनियों और देश छोड़ो को भारत छोड़ो के नारे से लेकर 14 अगस्त के दिन जो हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह की पूर्व रात्रि होगी, उस दिन देश के सारे गाँव में ढोलक लेके, मजीरे लेके, झंडे लेके रात रात भर किसान जागेंगे और उस संकल्प को दोहराएंगे जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिया था। उनकी काबिलियत ये है, उनका बड़ा योगदान ये है कि उनके जाने के लगभग 60 साल बाद भी आज वो हमारे बीच में संघर्ष के झंडे के रूप में, संघर्ष के विचार के रूप में, संघर्ष के मार्गदर्शक के रूप में बने हुए हैं। हमें लगता है कि उनको सही तरीके से याद करना, इन सारे आह्वानों को पूरी गंभीरता के साथ लागू करना ही होगा। और मुझे लगता है कि वो सामर्थ्य बिहार के साथियों में है, इस देश के किसान आंदोलन में भी है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।